अगस्त की वो रात किसी काली स्याही में डूबी हुई थी। आसमान का सीना चीर कर गिरती हुई बिजली की कड़कड़ाहट ने रामपुर गांव के सन्नाटे को एक खौफनाक चीख में बदल दिया था। ये गांव शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ों की गोद में बसा था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हवा भी यहाँ सांस लेने से डरती हो। 2 साल बाद राहुल और उसकी पत्नी प्रतिभा अपने पुश्तैनी घर, जो अब एक गुमराह हवेली बन चुका था, उस हवेली में वापस लौटे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें छत की खपरेल पर ऐसे गिर रही थी मानो हजारों कंकड़ एक साथ बरसाए जा रहे हो। कमरे के अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर नाचती परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गई थी। राहुल, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये घर हमें पहचान नहीं रहा? 2 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे, तब इन दीवारों में एक अपनापन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हर कोने में कोई छिपा बैठा है और हमें घूर रहा है। प्रतिभा, तुम फिर शुरू हो गई। यह कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं है, हमारा अपना घर है। बस 2 साल से बंद पड़ा था, इसलिए धूल और सीलन की गंध है। और रही बात डर की, तो बाहर जो तूफान मचा है उसकी वजह से खिड़कियां खड़खड़ा रही है। तुम बेवजह अपने दिमाग पर जोर डाल रही हो। थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की एकमात्र खिड़की जोर से खुली और फिर धड़ाम से बंद हो गई। लालटेन की लौ फड़फड़ाई और लगभग बुझने ही वाली थी कि प्रतिभा की चीख हालत में अटक गई। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा भारी था और तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? मेरी बात मानो राहुल, दरवाजा मत खोलना प्लीज। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद गांव का कोई आदमी हो, किसी मुसीबत में फंसा हो। बारिश इतनी तेज है कि शायद किसी के घर की छत टपक रही हो या कोई रास्ता भटक गया हो। मुझे देखना होगा। राहुल उठ खड़ा हुआ और लालटेन हाथ में ले ली। प्रतिभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। ये कोई इंसान नहीं है। मैंने बचपन में दादी से सुना था, जब तूफानी रात में हवा रोती है तो वो आती है, लाल कंगन वाली। वो मदद मांगने के बहाने घर में घुसती है और फिर। प्रतिभा, बस करो। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। लाल कंगन वाली क्या मजाक है? यह 21वीं सदी है। बाहर कोई भीग रहा होगा और तुम यहाँ कहानियां गढ़ रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। राहुल ने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ लकड़ी का पुराना फर्श चरमरा रहा था। प्रतिभा अपनी जगह पर डरी हुई बैठी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर गड़ी थी। राहुल ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का एक बवंडर अंदर घुसा, जिसके साथ बारिश की बौछारें भी आ गई। राहुल ने लालटेन ऊपर उठाई और बाहर के अंधेरे को चीरने की कोशिश की। सामने कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा में झूलते हुए पुराने बरगद के पेड़ थे। उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाकर उन्हें बुला रहा हो। अजीब है, अभी तो आवाज आई थी। शायद हवा की वजह से कोई लकड़ी दरवाजे से टकरा गई होगी। राहुल दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। चौखट के ठीक बाहर कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान अजीब थे, उल्टे थे। जैसे कोई दरवाजे की तरफ आया नहीं, बल्कि दरवाजे से उल्टा पीछे गया हो। या शायद वो निशान इंसान के थे ही नहीं। एक ठंड से राहुल की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। राहुल, बाहर कौन था? प्रतिभा, बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। क्या सच में कोई नहीं था? मैंने कहा था ना राहुल, वो कोई इंसान नहीं, बस एक छलावा था। इस अमावस और बरसाती काली रात में चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। लेकिन तुमने मेरी बात पर
जरा भी भरोसा नहीं किया। बस करो प्रतिभा, हर बात में तुम्हें छलावा ही नजर आता है। शायद वो सिर्फ हवा थी या थकान की वजह से हमें ऐसा लगा। डरने की कोई बात नहीं है, चलो अब सो जाते हैं। लेकिन उस रात नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तूफान चीखता रहा और अंदर खामोशी। लेकिन घर के ऊपरी माले से जो सालों से बंद था, कभी कभी किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। राहुल इसे वहम मानकर लेटा रहा, लेकिन प्रतिभा जानती थी कि आज रात हवेली में वे दोनों अकेले नहीं हैं। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बादलों की धुंध ने उसे ढक रखा था। गांव में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। कीचड़ भरे रास्तों पर चलते हुए राहुल गांव की चौपाल की तरफ बढ़ा। प्रतिभा ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन राहुल के मन में कल रात की घटना और उन उल्टे पैरों के निशानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था। चौपाल पर गांव के कुछ बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। माहौल गंभीर था। कल रात की बारिश सामान्य नहीं थी। बादलों की गरज में उसका रोना सुनाई दे रहा था। बरसों बाद ऐसी काली रात आई है। जैसे राहुल ने यह सुना, वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। सत्यनारायण काका की उम्र 80 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सत्यनारायण काका प्रणाम। आप किसकी रोने की बात कर रहे हैं? और कल रात हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी, जब मैंने खोला तो कोई नहीं था। राहुल की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के हाथ रुक गए। हुक्के की गुड़गुड़ाहट बंद हो गई। सबने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी अनहोनी की पुष्टि हो गई हो। सत्यनारायण काका ने धीरे से अपना सिर उठाया और राहुल की आंखों में देखा। उनकी नजरों में दया और डर दोनों था। तूने दरवाजा खोला था बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम डर रहे थे कि शहर से तुम दोनों का आना कहीं इस सोए हुए श्राप को जगा ना दे। और वही हुआ। वो दस्तक किसी इंसान की नहीं थी, वो माया की थी। माया? कौन माया? काका आप लोग पहेलियां मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए कि इस गांव में चल क्या रहा है। कल रात मुझे मेरे घर की छत पर पायल की आवाजें सुनाई दी, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या यह कोई शरारती तत्व का काम है? शरारती तत्व? काश ऐसा ही होता राहुल। तू शहर में रहा है, इन बातों को अंधविश्वास मानेगा, लेकिन सच ये है कि माया शरारत नहीं करती, वो शिकार करती है। वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कोई हवेली में वापस आए। राहुल भैया, आपको याद नहीं होगा, जब आप बहुत छोटे थे, उस हवेली के पीछे जो पुराना सूखा कुआं है, जिसे अंधा कुआं कहते हैं, सारा राज वही दफन है। मुझे याद है वो कुआं। पिताजी ने हमेशा वहां जाने से मना किया था, लेकिन क्यों? आखिर माया है कौन, और उसका मेरे घर से क्या लेना देना है? सत्यनारायण काका ने एक लंबी सांस ली। अब वो जो कहानी सुनाने जा रहे थे, वो गांव के इतिहास का सबसे काला पन्ना था। बात आज से 50 साल पुरानी है। ये गांव तब खुशहाल था। माया इसी गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत, जैसे साक्षात देवी। उसे नृत्य का बहुत शौक था। उसके पैरों में जब घुंघरू बंधते थे तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसका नाम था केशव। उसकी बुरी नजर माया पर पड़ गई। वो उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन माया ने उसे ठुकरा दिया। काका की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे वो उस मंजर को अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रहे हो। हवा और तेज हो गई थी, और दिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। उस तांत्रिक ने बदला लेने की ठानी। एक तूफानी रात, बिल्कुल कल जैसी रात थी। उसने माया को धोखे से उसी हवेली के पीछे वाले कुएं के पास बुलाया।
वहां उसने माया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी आबरू बचाने के लिए माया ने उस गहरे काले कुएं में छलांग लगा दी। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून उतर आया था। उसने गिरते गिरते श्राप दिया था कि जिस तरह वो तड़प कर मरी है, ये गांव भी कभी चैन से नहीं सो पाएगा। और खास तौर पर वो हवेली जहां उसका परिवार रहता था, वह वीरान हो जाएगी। और उसी रात तांत्रिक केशव भी पागल होकर उसी कुएं में गिर गया था। लोगों का कहना है कि माया की आत्मा ने उसे खींच लिया था। तब से हर अमावस और तूफानी रात को वो कुएं से बाहर आती है। उसे लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने आया है। जो भी दरवाजा खोलता है वो उसे अपने साथ कुएं में ले जाती है। यह सब बस एक कहानी है, किसी ने आत्महत्या की होगी। यह दुखद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भूत बन गई। आप लोग मुझे डराना बंद कीजिए। मैं जाकर उस कुएं को देखूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है, सिवाय पुराने पत्थरों और कचरे के। राहुल को लगा कि गांव वाले उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि विज्ञान के इस युग में ऐसी बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं। ये सब अंधविश्वास और डर फैलाने की चाल है। लेकिन जैसे ही वे मुड़ा, सत्यनारायण काका ने पीछे से जोर से आवाज दी, राहुल रुक जा। उस अंधे कुएं के पास जाने की गलती मत करना। वो प्यासा है। बरसों से उसने किसी का खून नहीं चखा है। तू दरवाजा खोल चुका है। उसने तुझे देख लिया है। अब अगर तू उसके इलाके में गया तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। राहुल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और तेज कदमों से अपने दोस्त राजू के घर की तरफ बढ़ा। राजू उसका बचपन का दोस्त था और गांव में ही रहता था। राहुल ने तय किया कि वह आज रात ही उस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। राजू, मेरे दोस्त, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद मिल रहा है भाई। मेरे बचपन के दोस्त, तू तो बहुत मोटा हो गया है। अरे भाई, तुम तो शहर में जाकर रहने लगे तो कैसे मुलाकात होगी। लेकिन आज यहाँ गांव में किस काम से आया है? अरे भाई, वो सब छोड़। गांव वालों का कहना है कि जो मेरे घर के पीछे कुआं है, उसमें कोई माया नाम की चुड़ैल रहती है, जो लोगों को अपने बातों में बहलाकर अपने साथ ले जाती है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। इसलिए अमावस और तूफानी रातों में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ना ही दरवाजा खोलते हैं, चाहे कोई कितना भी बुलाए। राजू, मुझे ये सब बकवास लगता है। आजकल के जमाने में चुड़ैल, छलावा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। नहीं भाई, मनगढ़ंत कहानियां नहीं, सच भी तो हो सकता है। लेकिन तुझे उन सब से क्या मतलब? राजू, हम आज उस कुएं के पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। नहीं राहुल, ऐसी बात मत कर मेरे भाई। आज अमावस्या की रात है। आज की रात नहीं भाई, फिर किसी दिन चलेंगे। अगर आज नहीं गया तो ये डर हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। हर अंधेरी रात में यही बात याद आती रहेगी। पर गांव वाले यूं ही नहीं मना कर रहे होंगे भाई। कुछ तो देखा या झेला होगा उन्होंने। मेरी बात मान, आज रुक जाते हैं। गांव वाले हर अजीब चीज को भूत बना देते हैं। डर के आगे सच देखना ही नहीं चाहते। और आज की रात हम उस सच को जानकर रहेंगे। राजू थोड़ा डरपोक था, लेकिन राहुल के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। ठीक है, तू इतना जिद कर रहा है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा जाने के लिए। डर मत राजू, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस मेरे पास चल, ज्यादा सोच मत, हमें कुछ नहीं होगा। वो दोनों घर से बाहर निकले। शाम होते होते फिर से काले बादल घिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फिर से रोने की तैयारी कर रहा हो। आज का मौसम ही ठीक नहीं लग रहा। राहुल, मेरी बात मान, अभी भी समय है। चल लौट चलते हैं। ये रात डराने के लिए काफी है, पर सच छुपाने के लिए नहीं। तू चिंता मत कर राजू, हमें कुछ नहीं होगा। राहुल और राजू हाथों में लालटेन और कुछ औजार लेकर हवेली के पिछवाड़े की तरफ निकले। हवेली के पीछे का हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ था। याद है
बचपन में हम यहाँ से भाग जाया करते थे। जरा सी आहट होती थी और सीधे घर की तरफ दौड़ लगाते थे। लेकिन आज भागने नहीं आए हैं राजू, आज सामने खड़े होकर हर डर का सामना करने आए हैं। झाड़ियां इतनी ऊंची थी कि रास्ता भी नहीं दिख रहा था और तभी उन झाड़ियों के बीच एक पुराना चबूतरा दिखाई दिया। अंधा कुआं। राहुल भाई, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। देखो यहाँ की हवा कितनी ठंडी है। और क्या तुम्हें वो महक आ रही है? सड़े हुए फूलों की महक। राजू सही कह रहा था। वहां एक अजीब सी मीठी लेकिन सड़ी गंध मारती हुई बदबू थी, जैसे पुराने गेंदे के फूल और सूखे खून की मिलीजुली गंध हो। कुएं का मुहाना बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन दरारों के बीच से एक गहरा अंधेरा झांक रहा था। राहुल ने अपनी लालटेन उठाई और कुएं की दरारों के बीच रोशनी डाली। रोशनी अंदर तक नहीं जा पा रही थी, अंधेरा उसे निगल रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई। ये पानी के टपकने की आवाज नहीं थी, ये घुंघरूओं की आवाज थी। राजू, क्या तुमने सुना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कुएं के अंदर से कहीं दूर बहुत गहराई से घुंघरूओं की धीमी धीमी आवाज आ रही हो। हाँ भाई, चलो भागो यहाँ से। काका सच कह रहे थे, यहाँ कोई है। इससे पहले कि वो भाग पाते, हवा एकदम से थम गई। जंगल के कीड़ों की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल खामोश हो गया और फिर कुएं के पत्थरों के नीचे से एक धुआं सा निकला। वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। लालटेन की रोशनी में राहुल ने देखा एक धुंधला साया जो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल रहा था। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था जो मैला और पुराना लग रहा था। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। वो साया उनकी तरफ में ही देख रहा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। कौन है वहां? सामने आओ। अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी निकल आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साया धीरे धीरे घूमा। राहुल और राजू की सांसें अटक गई। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ झुलसा हुआ मांस था और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें अंगारे सुलग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान, तानों तक फटी हुई एक शैतानी मुस्कान। भागो राहुल, जल्दी भागो, नहीं तो आज हम दोनों की खैर नहीं। राजू मुड़ा और पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। राहुल के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो आकृति जमीन से थोड़ा ऊपर उठी और राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसके गले से एक आवाज निकली जो किसी इंसान की नहीं बल्कि सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। तुम वापस आ गए राहुल। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम्हें अपने साथ इस अंधे कुएं में ले जाऊंगी। ये सुनते ही राहुल का सम्मोहन टूटा। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थी, कांटे उसके चेहरे को छील रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से उस चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को गला दे। राहुल भागते भागते हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके अपनी पीठ उससे लगा दी। उसकी छाती धोखने की तरह चल रही थी, लेकिन घर के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। प्रतिभा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लालटेन बुझी हुई थी। प्रतिभा, तुम कहाँ हो? जल्दी से नीचे आओ, ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा, जल्दी करो। तभी ऊपर की सीढ़ियों से आवाज आई। सीढ़ियों के सबसे ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। बिजली चमकी और उस रोशनी में राहुल ने देखा चुड़ैल वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह प्रतिभा का रूप ले चुकी थी। वही पुरानी साड़ी जो उसने रात में पहन रखा था। राहुल, मैंने कहा था ना दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। हवेली के हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी धड़कनें किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों के ऊपर प्रतिभा खड़ी थी।
या जो भी वो चीज थी जो प्रतिभा जैसा दिख रही थी, बिजली की एक और कड़क हुई और उस क्षणिक रोशनी में राहुल ने देखा कि प्रतिभा की आंखें अब उसकी अपनी नहीं थी। वे पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, पुतलियां गायब थी, उसके चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान थी और उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियां टूटी हो। प्रतिभा, ये तुम क्या कर रही हो? यह कपड़े मजाक मत करो, प्लीज नीचे आ जाओ, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। प्रतिभा ने अपना सिर एक झटके से टेढ़ा किया। गर्दन की हड्डी चटकने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरी, बल्कि हवा में तैरते हुए बिना सीढ़ियों को छुए नीचे की ओर सरकने लगी। उसके पैर जमीन से 10 इंच ऊपर थे। प्रतिभा, वो तो अब सो रही है राहुल, बहुत गहरी नींद में। अब इस शरीर में मैं हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया था, दरवाजे पर दस्तक मैंने दी थी, लेकिन कुंडी तुमने खोली। अब यह घर मेरा है और तुम भी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे बंद दरवाजा था। वे चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और राहुल के मुंह से भाप निकल रही थी। अचानक माया ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने राहुल को उठाकर दीवार पर दे मारा। राहुल दर्द से करा उठा। उसकी पसलियों में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा। माया उसके ऊपर झुक गई। उसके मुंह से वही सड़े हुए फूलों और खून की बदबू आ रही थी जो राहुल ने कुएं के पास महसूस की थी। तुम माया हो ना? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर हमसे कोई भूल हुई है तो बता दो। इस तरह डराकर हमें क्यों सजा दे रही हो? क्या बिगाड़ा है? यह पूरी हवेली मेरे खून से रंगी है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बचाया, उस तांत्रिक ने मुझे नोच डाला और तुम लोग बस तमाशा देखते रहे। मुझे मुक्ति चाहिए, खून के बदले खून। राहुल को समझ आ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा। उसे अपनी जान बचानी होगी ताकि वो प्रतिभा को बचा सके। उसने अपने पास पड़े एक भारी पीतल के फूलदान उठाया और पूरी ताकत से माया की तरफ फेंका। फूलदान उसके आर पार निकल गया जैसे वो धुएं की बनी हो और दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया। लेकिन इस हमले ने उसका ध्यान भटका दिया। राहुल ने मौका देखा और खिड़की की तरफ लपका। कांच तोड़कर वो बाहर कूद गया। कांच के टुकड़ों ने उसके हाथों और पैरों को काट दिया, लेकिन दर्द का एहसास उसे बाद में होने वाला था। वो बारिश में भीगता हुआ सीधा सत्यनारायण काका के घर की तरफ भागा। गांव की गलियां वीरान थी, हर घर के दरवाजे बंद थे। राहुल ने सत्यनारायण काका के दरवाजे को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। काका, दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए, उसने प्रतिभा को पकड़ लिया है, उसकी चीखें आ रही हैं। प्लीज काका, हमारी मदद कीजिए, देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। सत्यनारायण काका और उनके पीछे गांव के कुछ और लोग भी थे, जिनमें राजू भी शामिल था, जो पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था। राहुल की हालत देखकर वे समझ गए कि अनर्थ हो चुका है। मैंने कहा था ना, खैर अब रोने का समय नहीं है। अगर प्रतिभा के शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है तो हमारे पास बहुत कम समय है। अगर सूरज उगने तक हमने उसे नहीं निकाला तो प्रतिभा की आत्मा हमेशा के लिए उस अंधकार में खो जाएगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो कहोगे वो करूँगा। बस किसी भी तरह मेरी प्रतिभा को बचा लीजिए। हमें बंधन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमें उसी कुएं के पास जाना होगा जहां माया की लाश है। उसकी असली ताकत वही है और वही उसे कैद किया जा सकता है। लेकिन राहुल, एक सच और है जो तुम्हें जानना होगा। सत्यनारायण काका की आवाज में एक झिझक थी। राहुल ने उनकी आंखों में देखा। क्या सच? अब क्या बचा है? कृपया जल्दी करिए,
वहाँ मेरी पत्नी मुसीबत में है। माया सिर्फ तांत्रिक की वजह से नहीं मरी थी। उस रात तुम्हारे दादाजी, जो उस समय गांव के प्रधान थे, जब माया मदद के लिए चिल्ला रही थी, तुम्हारे दादाजी ने डर के मारे हवेली के दरवाजे बंद कर लिए थे। उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। इसी हवेली के दरवाजे पर उसने दम तोड़ा था। बाद में तांत्रिक ने उसे कुएं में फेंका, इसीलिए वो तुम्हारे खून की प्यासी है राहुल। ये सुनकर राहुल सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि माया बार बार दरवाजा और हवेली की बात क्यों कर रही थी। उसका गुस्सा जायज था। उसके ही परिवार ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। एक गहरा अपराध बोध राहुल के मन में भर गया, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। मुझे अपने पूर्वजों की गलती सुधारनी होगी। मैं तैयार हूँ। चलिए काका, जल्दी करिए। सत्यनारायण काका ने कुछ पुरानी किताबें, लाल धागा लोबान और एक अजीब सा चाकू जिस पर मंत्र खुदे थे, ये सब लेकर वे सब हवेली की तरफ बढ़े। हवेली अब पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हरी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि प्रतिभा हवा में लटकी हुई थी। उसके बाल चारों तरफ फैले हुए थे और वो किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। फर्नीचर हवा में तैर रहा था। इसे पकड़ो, इसे रस्सियों से बांधो, हमें इसे कुएं तक ले जाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये काम हमें सुबह होने से पहले ही करना होगा। गांव वाले प्रतिभा की तरफ लपके। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वे दूर जा गिरे। लेकिन सत्यनारायण काका ने पवित्र राख प्रतिभा के ऊपर फेंकी। जैसे ही रख प्रतिभा के ऊपर पड़ी, प्रतिभा चीख पड़ी। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उसे पकड़ा और रस्सियों से जकड़ दिया। वो अमानवीय ताकत से संघर्ष कर रही थी, गालियां दे रही थी और ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो किसी जानवर की लग रही थी। वे उसे घसीटते हुए बारिश और कीचड़ के बीच हवेली के पीछे वाले अंधे कुएं के पास ले गए। जंगल में हवाएं तूफानी हो चुकी थी। पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हो। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने प्रतिभा को चबूतरे पर लेटा दिया। सत्यनारायण काका ने कुएं के चारों ओर लाल धागे का एक घेरा बनाया और मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बंध्यामी बंध्यामी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कुएं के अंदर का पानी उबलने लगा। कुएं से काले धुएं के गुबार निकलने लगे जो आकृतियां बना रहे थे। प्रतिभा का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गई और मुंह से झाग निकलने लगा। राहुल, मुझे मत मारो। मैं ही तुम्हारी प्रतिभा हूँ। सामने देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं वही हूँ जिसे तुम बचाने आए हो। एक पल के लिए राहुल का दिल पिघल गया। वो प्रतिभा की आवाज थी। उसका चेहरा भी सामान्य हो गया था। वो रो रही थी। राहुल आगे बढ़ा। रुक जाओ राहुल, ये छलावा है, ये प्रतिभा नहीं है। अगर तुमने उसे खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। राहुल ठिठक गया। उसने गौर से देखा, प्रतिभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक बहुत ही हल्की कभी मुस्कान थी। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, निकल जाओ उसके शरीर से, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब मिलकर तुम्हें बहुत दर्द देंगे। राहुल समझ गया। राहुल ने काका के हाथ से वह पवित्र चाकू लिया और अपना हाथ काट लिया। खून की धार बह निकली। काका ने कहा था कि प्रायश्चित के लिए उसे अपना खून देना होगा, उसी खून का बदला जो उसके दादाजी ने नहीं बचाया था। राहुल ने अपना खून कुएं के मुहाने पर टपकाया। जैसे ही खून कुएं में गिरा,
एक गगन भेदी चीख गूंजी। प्रतिभा का शरीर हवा में धनुष की तरह तन गया। उसके मुंह से एक काला गाढ़ा धुआं बाहर निकलने लगा। वो धुआं चीखता हुआ, तड़पता हुआ कुएं की तरफ चला जा रहा था। खून की आहुति ने श्राप को संतुलित कर दिया था। मैं वापस आऊंगी, याद रखना, ये सब यही खत्म नहीं हुआ है। कहानी अभी बाकी है और मैं फिर लौट कर आऊंगी। धुआं पूरी तरह कुएं में समा गया। सत्यनारायण काका ने तुरंत एक भारी पत्थर पर तावीज रखकर कुएं के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तूफान अचानक थम गया। बारिश रुक गई। प्रतिभा का शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। प्रतिभा, आंखें खोलो, देखो हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस एक बार आंखें खोलो ना, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें अब सामान्य थी, भूरी और प्यारी। वो कमजोर थी, लेकिन वो आंखें अब उसी की थी। राहुल, मुझे बहुत बुरा सपना आया। बहुत अंधेरा था और ठंड थी, लेकिन अब सब ठीक है। सपना खत्म हो गया, हम सुरक्षित हैं। अगली सुबह राहुल और प्रतिभा ने हमेशा के लिए वो गांव छोड़ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ एक बार भी नहीं देखा। गांव वालों ने उसकी के चारों ओर एक दीवार बना दी और उस इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या माया सच में चली गई थी या फिर वो उसी अंधे कुएं की गहराइयों में छिपी बैठी थी, सही मौके का इंतजार कर रही है।